हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एनर्जी सिस्टम ऑफ अर्थ। तो देखिए, हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर दो प्रकार के एनर्जी सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ये अर्थ है तो एक एनर्जी सिस्टम अंदर की साइड में काम करता है, एक बाहर की साइड में काम करता है। यानी दैट एनर्जी सिस्टम विच वर्क इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड इंटरनल मोल्डिंग फोर्स, एंड दैट एनर्जी सिस्टम विच वर्क आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स। इंटरनल मोल्डिंग फोर्स वाला टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इंटरनल मोल्डिंग फोर्स में मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होता है परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडिनल दो प्रकार से वर्क करता है, या तो बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, यानी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। और दूसरा करता है पहला तो ये दोनों किस में हो गए, लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा करता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा जो काम करता है वो करता है हॉरिजेंटल, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। तो अब इसमें आप देखो कि जब जो टॉप टू बॉटम करता है, इससे क्या होता है, अर्थ अंदर की तरफ चली जाती है और इससे वैलीज वगैरह बनती है, ओशियन वैलीज। और जो पार्ट बॉटम टू टॉप काम करता है उससे, यानी एलिवेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ, जिससे क्या बनता है, माउंटेन्स बनती है, हिल्स बनती है, आइलैंड बनते हैं। फिर दूसरा है, नेक्स्ट कौन सा है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल वाला पार्ट जो किसके पैरेलल होता है, अर्थ की सरफेस के पैरेलल होता है, जो डिजास्टर जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, डिजास्टर जनरेट करता है। ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा डिजास्टर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल वाला पार्ट कहते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी। फिर उसके बाद में अपना जो टॉपिक था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्स, वो और देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट जो था उसमें था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्स। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो ध्यान रखो, कंस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्स क्या होते हैं, विच इज, नहीं, कंस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्स बोलो, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन फॉर द अर्थ, न्यू कंस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ। यानी कि ऐसे फोर्स जो हमारी अर्थ के ऊपर क्या करते हैं, न्यू टाइप के कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्स कहते हैं। और दूसरा, अब देखिए कंस्ट्रक्टिव फोर्स कौन सा है, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल है ना, वेव्स, ये क्या करती है, कंस्ट्रक्टिव। इसका डायग्राम भी बनाया था, लॉन्गिट्यूडिनल। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है ना, ये किसका काम करती है, कंस्ट्रक्टिव का काम भी कर, कंस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्स का काम करती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि न्यू न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। कैसे? जैसे कि बॉटम टू टॉप इससे क्या बन रही है, वेलीज बन रही है। ठीक है, ओशियन बन रहे हैं, लेक बन रही है। ठीक है, रिवर्स बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव फोर्स हुआ। इससे क्या बन रहे हैं, माउंटेन्स बन रहे हैं। ठीक है, आइलैंड बन रहे हैं, और इसके अलावा हिल्स बन रही है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टिव फोर्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव के बाद में डिस्ट्रक्टिव। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये हॉरिजेंटल लाइन किसका काम करते हैं, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन जो है वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स का काम करती है। अब ठीक है, कैसे? तो देखो, ये जो हॉरिजेंटल है, इससे क्या होता है, डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर। जैसे कि अर्थक्वेक, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है क्या, पूरा कंस्ट्रक्शन बिगाड़ देता है। वोल्केनोज, ठीक है, सुनामी, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव ही तो है, डिस्ट्रक्शन का ही तो काम कर रहा है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और लॉन्गिट्यूडिनल कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने जो कल इससे पहले वाली वीडियो बताए थे, वो शॉर्ट ब्रीफली मैंने आपको बता दिया है। अब अपन नेक्स्ट करते हैं एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स। नेक्स्ट यही ना, एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेज। तो नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल मोल्डिंग
एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स यानी कि दैट फोर्स विच वर्क आउटसाइड ऑफ द अर्थ या आउट, ठीक है, जो क्या कहाँ वर्क करती है, अर्थ के बाहर वर्क करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। जो अर्थ के बाहर काम करती है, अब इसके टाइप्स, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स का अपन दे सकते हैं। जैसे देखिए बुक के अंदर पहला है वीदरिंग फोर्स, सबसे पहला आता है वीदरिंग फोर्स। वीदरिंग फोर्स का मतलब अपक्षयण शक्तियां। अब देखो वीदरिंग फोर्स को आप स्टूडेंट्स एक शॉर्ट समझ लो, आप आज आपको बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा मैं। सॉइल फॉर्मेशन लिख दो, ठीक है ना, मिट्टी कैसे बनती है, तो इसमें केवल वही आएगा कि मिट्टी बनती कैसे है, सोयल फॉर्मेशन के बारे में। अब ध्यान से समझना, सोयल फॉर्मेशन की प्रोसेस सिस्टमेटिक बताऊंगा आपको, देखिए, ठीक है। वीदरिंग फोर्स में बस वही बताया है कि कैसे मिट्टी बनती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो मिट्टी बनती है वो बनती है हिल से, पहाड़ों से बनती है मिट्टी, ठीक है। अब यह दो प्रकार से बनती है, या तो आर्टिफिशियल या नेचुरली। तो आर्टिफिशियल तो जैसे देखो अपन क्रेशर वगैरह लगाते हैं, उससे पहाड़ फूटते हैं, उससे मिट्टी बन जाती है, लेकिन वो मिट्टी कोई काम की नहीं है। दूसरी होती है नेचुरली, ठीक है, वो एक बजरी के रूप में काम में आ सकती है, रेत होती है वो, ठीक है, न तो वो फर्टाइल होती है। लेकिन जो नेचुरली बनती है वो मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए और हमारे लिए भी, जो अपन मिट्टी देख रहे हैं। अब ये मिट्टी बनी कैसे, वो देखो आप, देखिए। अब सबसे पहले ये है कि मिट्टी बनने के लिए एक पहाड़ होना चाहिए, और वो पहाड़ फूटना भी चाहिए, और टूट करके लास्ट में उसके एकदम से छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाने चाहिए, तब मिट्टी बनेगी। अब नेचुरली ये काम बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नेचुरली होगा तो टाइम लगेगा, आर्टिफिशियल तो फटाक से हो जाता है, लेकिन नेचुरली टाइम लगता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है, तो आपको पता है, अब इससे देखिए मिट्टी कैसे बनेगी। तो देखिए जब ये पहाड़ है तो आपको पता है कि रात के समय ठंड पड़ती है, दिन के समय तेज धूप पड़ती है, होती है नहीं है गर्मियों के अंदर। तो रात के समय जब तेज ठंड पड़ती है तो पहाड़ सिकुड़ेंगे या नहीं होंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब सुबह के टाइम पर जब सनलाइट हाई पड़ेगी तो एक्सपेंडेशन होगा या नहीं होगा। तो जिससे देखिए कोई भी पहाड़ है, दिन के समय थोड़ा सा सिकुड़ेगा और रात के समय थोड़ा सा सिकुड़ेगा और दिन के समय एक्सपेंड होगा। तो इस कारण से पहाड़ों के अंदर क्रैकिंग आ जाती है। आप कभी पहाड़ पर गए हो, देखो पहाड़ों पर क्रैकिंग है या नहीं है ना। तो पहाड़ पर जो रॉक्स है उसमें क्या आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है। अब देखो फिर बरसात होती है, अब ये क्रैकिंग में बरसात का पानी भर जाएगा, रात के समय सर्दी, भाई सर्दियों के टाइम पर पाड़ा पड़ता है, ठीक है, उसमें पानी जम जाता है, दिन के समय धूप पड़ती है। तो ये चीज याद रखो, वो क्या करता है, उस क्रैकिंग को और ज्यादा ब्रॉड कर देता है, चौड़ी कर देता है। आप ये एग्जांपल घरों से भी ले सकते हो। घरों के अंदर जैसे हम घर बनाते हैं, दरारें पड़ होती है, उन दरारों में अगर पानी भर जाएगा तो मान के चलना वो पानी उस दरारों को और ज्यादा ब्रॉड चौड़ा कर देगा। तो यह जो वाटर होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, इन दरारों को, इन क्रैक्स को क्या कर देता है, और ज्यादा ब्रॉड कर देता है। दरारें ब्रॉड हो जाएगी। अब देखो जब ये ब्रॉड हो जाएगी दरारें, तो इसके अंदर ये ब्रॉड हो गई, तो आपको पता है पशु पक्षी भी घूमते रहते हैं। कई पक्षी क्या कर देते हैं, इसके अंदर बीज डाल देते हैं, ठीक है, जिसको डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कहते हैं ना। तो इसमें क्या कर देते हैं वो लोग, बीज डाल देते हैं। देखते नहीं क्या, हमारे दीवारों में भी दरारें होती है, कई पक्षी उसमें बीज डाल देते हैं, पिप्पल उग जाता है, नीम उग जाता है दीवारों के अंदर, वैसे ही इनमें होता है। तो इनमें बीज डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, इसमें पेड़ उग जाएंगे। और इसमें कुछ ऐसे भी और बरसात का पानी और बाहर की मिट्टी लगेगी तो उस पर कुछ प्रकार के जैसे लाइकेन, मॉस, ये बुक में हो या नहीं हो, मैं आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, फिर आप लिख सकते हो। फिर इसमें लाइकेन, मॉस वगैरह कुछ ऐसे प्लांट भी लग जाते हैं। तो फिर देखिए लाइकेन और मॉस जब लग जाते हैं
हाँ भाई, कहाँ तक क्या टॉपिक अभी क्या चल रहा था? तो देखिए फिर उसके बाद में इसमें प्लांट वगैरह लग जाते हैं और लाइकेन मॉस क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स सीक्रेट करते हैं, ध्यान रखो ये ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जिस केमिकल के कारण इसमें और ज्यादा क्रैकिंग आ जाती है, यानी कि जो ये रॉक्स है ना ये कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, ये रॉक्स क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी और कमजोर पड़ जाने से में और ज्यादा क्रैकिंग आ जाएगी। बस अब सॉइल फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होगी। अब आपको पता है पेड़ पौधे ये क्या करते हैं, इस रॉक्स को तोड़ देते हैं, धीरे धीरे पेड़ उगते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते नहीं कि हमारे घरों में कई बार फर्श है वो पक्का होता है, उसमें भी प्लांट छोटे छोटे उग जाते हैं, तो वो वहां के जो टाइल्स होते हैं उन टाइल्स को हटा देते हैं, इतनी मजबूत इतनी तेज होती है इनकी। ठीक है, तो इनकी जड़ इतनी मजबूत होती है, तो ये भी क्या है इसको काफी हद तक तोड़ देते हैं। आप खुद देख सकते हो कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके बीच में प्लांट वगैरह लगे हुए होते हैं। अब होगा क्या, फिर उसके बाद में देखिए यह बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं। फिर देखिए बरसात आती है, तेज बरसात आती है, हवा चलती है, और हवा वगैरह चलने से, बरसात आने से ये पत्थर आपस में टकराते हैं और छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं। और ये पीस के बीच में और ज्यादा प्लांटेशन होता है, पौधे वगैरह बहुत ज्यादा लगते हैं, जिस कारण से यह बड़े पीस छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनसे बन जाते हैं सैंड, जिसको रेत कहते हैं। और इस प्रकार की जो रेत है वो भी फर्टाइल नहीं हुई है। जब ये प्लांट के बीच, प्लांट के इसके चारों तरफ जब प्लांट लगेंगे तो प्लांट कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस यानी कि अपने न्यूट्रिशन सीक्रेट करेंगे, जिसके कारण से इन शेड में या फिर जो सोयल है इसके अंदर न्यूट्रिशन आ जाएगा, और इस प्रकार से क्या बनती है, सोयल बनती है। तो सोयल फॉर्मेशन इस प्रकार से होती है, इसे कहते हैं वीदरिंग फोर्स। तो स्टूडेंट सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक पढ़ के देखना। अगर आप तुरंत ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अगर पढ़ लोगे तो आपको जोर नहीं आएगा। ये वीडियो बार बार में आप रिवाइंड करके एक दो बार देख लोगे तो फिर उसके बाद में आपको शायद मेरे हिसाब से बुक से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने बताया उस हिसाब से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कर सकते हो। तो वीदरिंग फोर्स हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एरोजन फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के अंदर नेक्स्ट आता है एरोजन फोर्स। एरोजन फोर्स, देखिए एरोजन फोर्स। अब अपन बात करते हैं कि व्हाट इज एरोजन, क्या होता है एरोजन। एसएसटी में भी पढ़ा हुआ होगा आपका, जब एनवायरमेंटल वाला पार्ट आता है ना वहाँ एरोजन जरूर आएगा। हाँ बताओ, कोई बताएगा? हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुस्कान। जिसमें से सॉइल खराब हो जाती है, सॉइल का इरोजन हो जाता है। क्या होता है तो एरोजन? सॉइल खराब होना सर। क्या बोल रहे हैं? ना ना सॉइल खराब। ना ना, ये नहीं होता है। चलो पलक। नो सर। चलो कोई बात नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ। एरोजन का मतलब क्या होता है कि हवा के द्वारा, ठीक है, पहले से ध्यान से सुन लो, हवा यानी कि एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा मिट्टी का अपनी जगह से हटना क्या कहलाता है, सोयल इरोजन कहलाता है। एग्जांपल ऐसे समझ लो अपन कि जैसे किसी के घर कच्चे होते हैं, ऐसे नहीं होता है, फर्श कच्चा होता है किसी का, मिट्टी रहती है, तो तेज पानी आता है, बहाव आता है और मिट्टी को ले जाता है बहा करके। ठीक है, तो देखते नहीं क्या कई पे घर भी पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी मिट्टी कट जाती है, ठीक, और जो नींव है वो बाहर की तरफ निकल आती है और मकान पड़ जाते हैं। तो ये होता है एरोजन। आया क्या समझ में? तो मिट्टी को पानी बहा करके ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एरोजन कहते हैं। क्लियर? यानी कि फ्लो द सोयल या ट्रांसफर या फ्लो द सोयल बाय थ्रू द एयर, वाटर और ग्लेशियर इज कॉल्ड एरोजन ऑफ सोयल। तो इसे कहते हैं एरोजन फोर्स। क्लियर? तो देखिए जो मिट्टी होती है, एक एरोजन फोर्स ये भी होता है, एक्सटर्नल फोर्स ही तो है कि भाई मिट्टी है, ठीक है, सोयल है, जैसे खेतों के अंदर, तो तेज हवा आई,
तो आप देखते हो हवा के साथ मिट्टी उड़ जाती है एक जगह से दूसरी, वो क्या हुआ, एरोजन हुआ या नहीं हुआ। फ्लड आई या तेजी से पानी बरसा, तो वाटर का जो प्रेशर के कारण जो मिट्टी होती है, फर्टाइल जो मिट्टी होती है, वो बह करके दूसरी जगह चली गई। या फिर ग्लेशियर के कारण, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो कुल्लू मनाली है इधर ये कश्मीर की साइड है, या फिर जो पोलर साइड है, यहाँ पर बड़े बड़े मतलब कि रॉक ऑफ आइस बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो होते हैं। और वो जब हवा या और सर्दियों के अंदर वो बोलते हैं कि एक बर्फीले तूफान, ठीक है, यानी ऐसा तूफान आता है, बर्फ का तूफान आता है, और वो जब तेजी से मिट्टी के ऊपर पड़ता है तो वहां से मिट्टी को काट करके ले जाता है अपने साथ, ठीक है, इसे कहते हैं एरोजन फोर्स। नेक्स्ट है पावर ऑफ विंड। नेक्स्ट है पावर ऑफ विंड। थर्ड, पावर ऑफ विंड। पावर ऑफ विंड देखो, अब ध्यान से समझो इसको, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है पावर ऑफ विंड के बारे में। देखिए जनरली आपको पता है कि अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट होता है ना, अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो केवल एक क्रस्ट पार्ट ही है जो एयर के टच में रहता है, एनवायरनमेंट के टच में रहता है। और अपनी जो एयर है, इस एयर के अंदर, इस एयर के अंदर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों? एयर के अंदर ये क्या होती है, डिफरेंट टाइप की गैसों का मिक्सर होता है, ठीक है ना। एयर क्या होता है, डिफरेंट टाइप की गैसों का क्या होता है, एक मिक्सर होता है। और इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस अलग अलग क्वांटिटी में पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड एनी अदर वाटर वेपर, मेथेन, ठीक है, एंड एनी अदर टाइप ऑफ गैस ये पाई जाती है। अब आपने देखा होगा विंड के बारे में। अब दूसरी चीज ऐसे समझो, फैन है, गर्मियों के अंदर हमें पसीना आता है, हम फैन चलाते हैं, क्यों? उससे हवा कैसे आती है भाई, ठीक है, हवा कभी भी फैन से ठंडी नहीं आती है, वो तो हमारे पसीना होता है, तो उसका वेपोराइजेशन होता है, तभी उससे क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है। अब कई लोग ये नहीं कहते हैं क्या कि सर्दियों के अंदर कुएं से गर्म पानी आता है, गर्मियों में ठंडा आता है? ऐसा कभी नहीं होता है, कुएं का पानी हमेशा सेम रहता है, लेकिन सर्दियों में बाहर का एनवायरनमेंट काफी ठंडा होता है, इसलिए वो हमें गर्म लगता है, ठीक है। और गर्मियों में बाहर का वातावरण कुएं से भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए वो हमें ठंडा लगता है, तो टेम्परेचर सेम होता है। चलो उसको छोड़ो, अब अपन करते हैं कि पावर ऑफ विंड, तो हवा चलती है उसका, ठीक है, तो वो हवा किसने चलाई? पंखे ने, ठीक है। लेकिन रियल में अब बात करते हैं कि विंड बनती कैसे है, हाउ टू ब्लो द विंड, कैसे बनती है, कैसे फ्लो होती है, कोई बता सकता है? इसके लिए मेन फैक्टर कौन है? सन। सन जो है वो विंड जनरेशन के लिए मेन फैक्टर का काम करता है, ये चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखना। अब कैसे, वो देखो कि जो अर्थ है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर अब विंड ब्लो हो रही है। एक जगह तो ऐसी है जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, और एक जगह ऐसी है जहां पर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। क्या कारण है? गर्मियों में आपने देखा होगा, ठीक है, समर सीजन में आप ये चीज देखते हो। क्या कारण है? इस इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सन के कारण। देखो कि जो सन रेज होती है अर्थ के ऊपर, अपन ये ले लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और इससे सनरेज है। सनरेज के कारण आपको पता है यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा या नहीं होगा? तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर किसका इंक्रीज होगा? एयर का। तो जब एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एयर, कोई भी चीज जब गर्म होती है, ये ध्यान रखो, जब कोई भी चीज गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। जैसे दूध है, दूध को भी आप गर्म करो, ठीक है, तो दूध को भी गर्म करोगे तो ऊपर की तरफ ही उठेगा। इसी प्रकार से जो हवा गर्म होती है ना, वो हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी। तो यहाँ की जो एयर होती है वो हल्की होकर के कहाँ उठती है? ऊपर की तरफ उठती है। और यहाँ की जब हवा हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठती है तो इसकी जगह कौन, इसकी जगह और जो साइड वाली एयर है वो आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी?
तो ये एयर हल्की होकर के फिर इधर चली जाती है या इधर चली जाती है, किधर भी चली जाती है, और पास वाली हवा इधर आती है, और इस प्रकार से एयर क्या होती है, ब्लो होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से हवा चलती है। और यही प्रक्रिया अगर प्रोसेस देर तक हो और फास्ट हो तो उससे उसको हम क्या कहेंगे, आंधी कहेंगे। और यह प्रोसेस और ज्यादा तेज हो तो उसको क्या कहेंगे, तूफान यानी स्टॉर्म कहेंगे। क्लियर। तो ये होता है एयर के बारे में। तो इस प्रकार से क्या एयर चलती है और इससे क्या बनती है, आंधी तूफान बनते हैं। और वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ नहीं हुआ भाई, तूफान है, स्टॉर्म है या फिर आंधी है, एक एक्सटर्नल फोर्स है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स का। क्लियर। अब देखिए फिर उसके बाद में एक नाम सुना होगा आपने, 8th क्लास में पढ़ा होगा, साइक्लोन। साइक्लोन कैसे बनता है, बोलो भाई। तो देखिए चले साइक्लोन के बारे में बता दूंगा। फिर जो पावर ऑफ विंड जो एयर चल रही है, ठीक है, ध्यान से समझो, एयर चल रही है, यह भी इरेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है। ठीक है। अब ये कहते हैं कि यहाँ चल रही है वहां नहीं चल रही। तो सनलाइट जो होती है वो जगह जगह, हर जगह सेम नहीं होती है, सब जगह अलग अलग पड़ती है। आपने देखा होगा यहाँ पर कई बार धूप रहती है, उस जगह पहाड़ के ऊपर छाव रहती है। तो इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो यहाँ हवा चलेगी वहां नहीं चलेगी। इसी प्रकार से देखो ये मौसम के हिसाब से भी होती है। जो कोस्टल एरिया होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, इधर तमिलनाडु, और इधर जिधर समुद्र पाया जाता है, तो ये तो क्या है, लैंड, और ये है ओशियन। क्या हुआ, ये डायग्राम ऐसे नहीं बना रहा हूं, बनाना है ये। तो देखो इसके अंदर ये पावर ऑफ विंड का बताना है आपको। ठीक है, ये सन। तो देखो इधर अब ये क्या होगा कि समर सीजन के अंदर, सर्दियों के अंदर क्या होगा, सर्दियों के अंदर जो एयर की डायरेक्शन होगी, ध्यान से समझो, सर्दियों के अंदर स्टूडेंट्स एयर की डायरेक्शन है वो लैंड से किधर होती है, ओशियन की तरफ। ठीक है ना, ये किस सीजन में होती है, विंटर सीजन के अंदर, लैंड से ओशियन की तरफ। और समर सीजन में, गर्मियों के अंदर जो विंड की डायरेक्शन होती है वो ओशियन से किधर होती है, लैंड की तरफ होती है। कब, विंटर सीजन में। किसमें, विंटर सीजन के अंदर ये डायरेक्शन होती है। क्लियर। अब देखो फिर है कि इरेगुलर इसी कारण से साइक्लोन आते हैं। अब साइक्लोन का कारण क्या है कि मान लो कि टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, तो विंड की भी डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी। भाई मौसम ठंडा हो गया, मौसम ठंडा होते ही विंड की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर। मौसम गर्म हो गया, इधर। तो यह लगातार एक साइक्लोन बना या नहीं बना। इस प्रकार से हवा एक साइकिल के रूप में हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं हम, साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, साइक्लोन कहते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं साइक्लोन के बारे में, तो इस तरीके से आपको साइक्लोन के बारे में बताना है। सर हाँ इसमें दोनों विंटर ही आएंगे क्या? हाँ जी, दोनों विंटर सीजन में आएगा क्या? अच्छा अच्छा, ये क्या, एक मिनट, ये समर सीजन होगा, गलती से लिखा गया, ये समर सीजन में, ये समर सीजन में होगा। साइक्लोन समझ में आ गया ना। यस सर। हाँ, तो समर साइक्लोन देखिए, पावर ऑफ विंड पूछ ले तो भी आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम बनाना है। साइक्लोन पूछ ले तो भी ये डायग्राम आएगा। इरेगुलर विंड पूछ ले तो भी ये डायग्राम आएगा। तो ये डायग्राम तो हर में आएगा। तो ये डायग्राम आप बना लेना, क्योंकि मैं डायग्राम इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि वहां डायग्राम के ही नंबर है, ऐसे नंबर कोई नहीं देगा। ओके, यस सर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हाइड्रो पावर। हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर।
चौथा पॉइंट है ना, हाइड्रो पावर क्या होता है, किसका पावर होता है? हाँ मुस्कान, हाइड्रो पावर किसका पावर है? सर हाइड्रोजन का शायद। हाइड्रो पावर वाटर का पावर है। तो चलिए अब हाइड्रो पावर वगैरह कल करवा दें, कल ये लेसन कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि अब अपन एक बार क्लास थोड़ी शॉर्ट ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना तक आप लर्न कर लो और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कल है हाइड्रो पावर, कल ये लेसन कंप्लीट करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और